नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह आपका एक बार पुनः अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल पार्ट 3। साथियों, मैं पुनः एक बार आपको बताना चाहूंगा, कल जो पार्ट सेकंड पढ़ा था मुगल काल के अंदर, उसके अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ा था। आज हम साथियों संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट कक्षा 10वीं के लिए लेके आए मुगल काल पार्ट 3 और इसमें हम साथियों पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का काल में आपको थोड़ा सा इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी पहले दे देता हूँ। शाहजहां का जो काल है इसे भारतीय स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। ये बात अपने को जरूर ध्यान रखनी है साथियों। साथ ही इसकी उपलब्धियों के साथ में मैं जानकारी शुरू करने जा रहा हूँ शाहजहां के बारे में। शाहजहां साथियों इसे शासक बनने के लिए अपने पिता सलीम से बगावत करनी पड़ी थी और सलीम से बगावत करने के बाद में अपनी जो माँ है, नूरजहां से भी इनको बगावत करनी पड़ी थी। हालांकि इनकी जो रियल माँ नूरजहां नहीं बताई जाती है, अपनी माँ से बगावत करके 1627 ईस्वी के अंदर इन्होंने मुगल बादशाह बनने का सौभाग्य हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, इनकी जानकारी पूरी सही सुनिए आप। शाहजहां जो है इन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। खुर्रम इनका वास्तविक नाम, शाहजहां इनकी उपाधि बताई जाती है। बात करते हैं शाहजहां के जन्म के बारे में। तो साथियों शाहजहां का जो जन्म है ये 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर में हुआ था। 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर के अंदर इनका जन्म होना बताया जाता है और इनका राज्य अभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में सुनियोजित तरीके से इनका राज्याभिषेक किया गया था। और राज्याभिषेक या राजा बनने या बादशाह बनने के लिए इन्हें अपनी माँ का विरोध करना पड़ा, जिसे नूरजहां, नूरमहल, मेहरुन्निसा आदि के नाम से भी जाना जाता है, जो कल हमने डिटेल पढ़ ली थी ऑलरेडी। साथियों मैं और बताना चाहता हूँ, शाहजहां अपनी प्रियतमा, प्रेयसी और अपने पति के प्रेम के कारण भी प्रसिद्ध हुआ था। और बताना चाहूंगा कि मुगल काल के अंदर सबसे ज्यादा संतानें केवल और केवल शाहजहां के उत्पन्न हुई थी। साथ ही बात करते हैं इनके विवाह के बारे में। मुगल काल के अंदर जो शाहजहां हम पढ़ रहे हैं साथियों, इनका विवाह अंजुमन बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। अंजुमन बानो बेगम को अत्यधिक प्रेम करता था शाहजहां। इसके कारण अंजुमन बानो बेगम को शाहजहां के द्वारा जो उपाधि दी गई है, इन्हें मुमताज कहा जाता था और इनकी ही याद में बनवाया गया था ताजमहल। शाहजहां और अंजुमन बानो बेगम के कुल 14 संतानें हुई साथियों। 14 संतानों में से 7 संतानें जीवित होना बताया जाता है। बात करते हैं शाहजहां के पुत्रों के बारे में। शाहजहां के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र बताया जाता है उसे दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है। साथियों बताना चाहूंगा कि अगर बात करें मुगल कालीन चित्रकला की, तो उसमें एक सर्वोत्कृष्ट चित्र बताया जाता है दारा शिकोह की 12। दूसरा जो पुत्र बताया जाता है जिसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, चूंकि साथियों मुगल काल के जितने भी बादशाह बने हैं उन्होंने सर्वदा उत्तर भारत को ही अपना साम्राज्य क्षेत्र बनाया, लेकिन इनमें से एक बादशाह ऐसा रहा जिसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, जो अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण भी जाना जाता है, जिसने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को भग्न अवशेष में तब्दील कर दिया था। यह औरंगजेब जो है निरंतर 25 वर्षों तक दक्षिण को जीतने के लिए लालित रहा और वहीं पर बिजी रहा, व्यस्त रहा, जिसके कारण उत्तर भारत उसके हाथ से निकल गया था। नंबर 3 शुजा और नंबर 4 मुराद। पहला दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा शुजा और चौथा बताया जाता है मुराद। बात कर लेते हैं शाहजहां की पुत्रियों के बारे में। शाहजहां की 3 पुत्रियां बताई जाती हैं। वैसे पहले जो पुत्री है इन्हें जहां आरा के नाम से जाना जाता है, दूसरी जो पुत्री है उसे रोशन आरा और तीसरी जो पुत्री है इसे गोहन आरा के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं बताना चाहूंगा आपको कि
अंजुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज की उपाधि दी गई है, शाहजहां के द्वारा अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की मृत्यु हो जाती है। मुमताज की मृत्यु के पहले शाहजहां, जो हर क्षेत्र के अंदर परफेक्टनेस ग्रांट किए हुए बादशाह था, हर कोई इसे चाहता था, चाहे धर्म के मामले में हो, समाज के मामले में हो आदि, ये लोगों का चहेता बादशाह था। लेकिन जैसे ही मुमताज महल का इंतकाल हुआ 1631 ईस्वी के अंदर, उस समय शाहजहां एक कट्टर मुस्लिम बादशाह बनकर उभरा था। इसने बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तुड़वाया, साथ ही सिखों के गुरुओं को इन्होंने ट्रीट किया, दुख दिया और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने इसने शुरू कर दिया। जब अपनी प्रेमिका, प्रेयसी पत्नी मुमताज महल का निधन हो गया साथियों, तो शाहजहां ने अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। तभी इनके दिमाग के अंदर उदयपुर स्थित जग मंदिर नामक एक प्रसिद्ध जल महल का जिक्र दिमाग में आया और उसकी आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला को देख सोचकर, उसके बारे में सोचकर अपनी प्रेमिका की स्मृति में एक बहुत ही महान स्थापत्य के क्षेत्र में कृति बनाने का एक निर्माण करवाने का सोचा, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण साथियों मुमताज महल की मृत्यु के बाद में 1631 ईस्वी के अंदर ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। 1631 ईस्वी के अंदर ये शुरू हुआ और इतिहासकारों के अंदर अनुसार 1651 ईस्वी में जाकर ये समाप्त हुआ था। साथियों बताना चाहूंगा, ताजमहल जो है इसके निर्माण के लिए जो सफेद संगमरमर जो है ये राजस्थान जो है इसके मकराना से लाया गया था। राजस्थान के नागौर में पड़ता है मकराना से सारा संगमरमर पहुंचाया गया था आगरा और यहीं पर बनाया गया था ताजमहल। साथियों में और बताना चाहूंगा, ताजमहल का जो निर्माण हुआ है निरंतर, इसमें 20 वर्षों का समय लगा। 20 वर्षों का समय लगा और 22,000 मजदूरों ने निरंतर इसमें परिश्रम किया और इस एक अप्रतिम सौंदर्य का नमूना पेश किया, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके वास्तुकार की, तो ताजमहल का जो प्रमुख वास्तुकार बताया जाता है इसे ईसा के नाम से जाना जाता है और आर्किटेक्चर अर्थात जो जिसकी देखरेख में ये काम हुआ है इसे अहमद लाहौरी के नाम से जाना जाता है। अहमद लाहौरी की देखरेख में ये पूरा का पूरा कार्य हुआ था। साथियों एक किंवदंती है कि ताजमहल के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद में कोई और राजा, सम्राट, बादशाह, सुल्तान ऐसा भवन ना बना सके, इसके लिए ये खाली किंवदंती बताई जाती है। शाहजहां ने सारे मजदूरों के अंग भंग कर दिए, अंग शक्त विक्षत कर दिए, किसी का हाथ काट दिया, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी का पांव काट दिए थे, लेकिन ये मात्र एक दंत कथा बताई जाती है। साथियों और बताना चाहूंगा, ये जो ताजमहल है इसका जो निर्माण हुआ है, इसके निर्माण में उस समय 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कुल 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और जो शाही खजाना है, मुगलों का शाही खजाना बताया जाता है मुगलों का, वो पूरा का पूरा खाली हो गया था। शाही खजाना खाली हो गया जब ताजमहल का निर्माण, जिसे मुगल काल के पतन का एक कारण भी बताया जाता है। ताजमहल और शाही खजाना खाली हो जाने के कारण जितने भी बादशाह बने हैं शाहजहां के बाद में, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही बताना चाहूंगा, ताजमहल जो है इसके ऊपर बहुत सारे कवियों ने अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण पद इसके ऊपर लिखे थे। एक छोटी
छोटी सी लाइन में आपके सामने रखना चाहूंगा साथियों। कवियों ने लिखा है ताजमहल के बारे में हास्य पद एक कि सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता। सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता कि दादी तू ना होती तो ये खर्चा ना होता। सुनकर ताज का राज बोला शाहजहां का पोता कि दादी तू ना होती तो ये खर्चा ना होता। पागल था दादा जिसने करोड़ों खर्च किए ताज पर, हजारों बेग में आ जाती करोड़ों के ब्याज पर। ऐसे बहुत सारे हास्य पद व्यंग किए हैं कवियों ने अपने। आगे बढ़ते हैं साथियों और जानकारी लेते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया है, इसी कारण भारतीय इतिहास में शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए थे, उनमें से सबसे प्रमुख जो अभियान है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभियान है शाहजहां ने अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर को मुगल साम्राज्य मिलाया। बात करते हैं साथियों कि जब हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन भारत के बारे में जब हम बात करते हैं साथियों, तो भारत मध्य भारत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो साम्राज्य पनपा, जैसे बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा, बीदर है, बरार, इन सब को सल्तनत काल में बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता। साथियों और बताना चाहूंगा, बहमनी साम्राज्य जो है ये पूरा का पूरा मुस्लिम शासकों का साम्राज्य हुआ करता था। तो शाहजहां का जो अभियान हुआ जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर को मतलब शासकों को हराकर इन सबको मुगल साम्राज्य का हिस्सा किसने बनाया था? शाहजहां ने। तत्कालीन गोलकुंडा का शासक जो है, जिसे मीर जुमला के नाम से जाना जाता है साथियों, इसने 1636 ईस्वी में कोहिनूर हीरा जो है इसे शाहजहां को भेंट किया था, जो महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। बात करते हैं मुगल कालीन शाहजहां के काल में जो विदेशी यात्री आए हैं उनमें किन किन का नाम हमें देखने को मिलता है। तो साथियों बताना चाहूंगा कि मुगल काल में जो विदेशी यात्री भारत आए हैं उनमें पहला नाम बताया जाता है पीटर मुंडी का। पीटर मुंडी का जो यात्रा वृत्तांत इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध हुआ है उसे फ्रांसवा बर्नियर के नाम से जाना जाता है। फ्रांसवा बर्नियर भी कहते हैं इसको, फ्रांसवा ते बर्नियर के नाम से भी जाना जाता है और यह फ्रांस का रहने वाला था। अगर साथियों इसकी पुस्तक का सवाल पूछ लिया जाए तो पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य की यात्रा में इसने तत्कालीन मुगल कालीन सेना अभियान आदि का वर्णन किया और भारत में प्रचलित एक जघन्य अपराध जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है, सती प्रथा का सबसे पहले जो व्याख्यान करने वाला, वर्णन करने वाला था उसे फ्रांसवा बर्नियर के नाम से जाना जाता है। फ्रांसवा बर्नियर जो है ये अंग्रेजी के साथ साथ में फारसी भाषा का भी एक उच्च कोटि का विद्वान बन गया था मुगल काल में रहते, मुगल दरबार में रहते हुए। अब हम बात करते हैं शाहजहां की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में। तो साथियों शाहजहां ने तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। बताना चाहूंगा साथियों ये जो तख्ते ताउस है इसका जो निर्माण हुआ है तत्कालीन 14 लाख रुपए का इसमें स्वर्ण लगाया गया था। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। इसमें बहुत सारे बहुमूल्य पत्थरों को साथ में जोड़ा गया। इनमें सबसे बहुमूल्य जो पत्थर बताया जाता है इसे रूबी के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है साथियों, इसमें 7 मुगल बादशाहों का नाम अंकित था जो 12 खंभों से सुसज्जित एक छतरी के अंदर रखा जाता था यह तख्ते ताउस। साथ ही शाहजहां ने कश्मीर में
शालीमार बाग और निशात पार्क नामक दो प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत बगीचों का बाग का निर्माण भी करवाया था। वैसे कश्मीर के अंदर शालीमार बाग है, मुगल गार्डन है, निशात पार्क है, ये बहुत ही अपने सौंदर्य से अद्भुत लोगों को रोमांचित कर देते हैं। ये बाग बताना चाहूंगा कश्मीर में जहां डल झील चलती है, डल झील है, उसके समीप ही शालीमार बाग और निशात पार्क बताए जाते हैं। बात करते हैं ऐतिहासिक उपलब्धि की, शाहजहां की, तो साथियों शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद व दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था, जो मुगल काल की स्थापत्य कला की अप्रतिम सौंदर्य और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है। साथियों मुगल काल में शाहजहां के बारे में बात करते हुए अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां की मृत्यु के बारे में। शाहजहां की मृत्यु कब किस कंडीशन में हुई साथियों बताना चाहूंगा कि जब मुगल कालीन शाहजहां जिसने अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए या अर्जुमंद बानो बेगम के लिए जो ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाने के कारण पूरा का पूरा खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो जाने के बाद में अति महत्वाकांक्षी शाह जो उनका बेटा जिसे औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, औरंगजेब ने राजगद्दी को हथियाने के लिए अपने भाई तारा शिकोह की हत्या करवा दी। चूंकि साथियों आपको पूछा भी जा सकता है तारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो तारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत और दोराई का युद्ध होता। दोराई अजमेर के पास में पड़ता। साथियों बताना चाहूंगा इन दोनों युद्धों के अंदर औरंगजेब को जीत नसीब हुई थी और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने दारा शिकोह को साथ दिया। लेकिन जो दोराई का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर दारा शिकोह को पकड़कर निर्ममता से हाथी के पांव के नीचे कुचलवाकर दारा शिकोह की मृत्यु करवा दी थी। औरंगजेब शुरू से ही अपने पिता का बहुत बड़ा विरोधी था। चूंकि जब ताजमहल का निर्माण हुआ, खजाना खाली हुआ, तो औरंगजेब का दिमाग स्वतः ही क्रोधाग्नि से ज्वलित हो गया। इसके कारण इसने अपने बाप को 1651 ईस्वी में अपने बाप को कैद कर दिया। कैद कहां किया है साथियों बताना चाहूंगा, यमुना नदी के किनारे जो लाल किला बनाया गया है, लाल किला यमुना नदी के किनारे जो बनवाया गया है, उस लाल किले की एक बुर्ज है जिसका नाम है शाहबुर्ज नामक एक गोलाकार जो कमरा है, इसी कमरे के अंदर अपने पिता को बंदी बनवा दिया गया और निरंतर 8 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। और जब पिता का देहांत हुआ, 8 वर्ष पश्चात जब पिता का देहांत हुआ 1658 और 59 ईस्वी के मध्य बताया जाता है, तब औरंगजेब के द्वारा अपने पिता को किन्नरों की सहायता से उठाकर इसी ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में इनकी कब्र बनाकर इन्हें दफना दिया गया था। तो साथियों स्थापत्य कला की दृष्टि से, चाहे मुमताज महल या ताजमहल की दृष्टि से, अपनी संतानों की दृष्टि से, या अन्य कोई बात करे जैसे मयूर सिंहासन या यात्रियों की नजरिए से भारत आदि, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने को मिलता है मुगल कालीन चैप्टर शाहजहां के बारे में। साथियों अब हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। मुगल कालीन जो बादशाह हुए हैं साथियों मैं बताना चाहूंगा, औरंगजेब जो है अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण जाना जाता है। साथ ही औरंगजेब की जो नीतियां हैं इसके कारण और मुस्लिम धर्म को कट्टरता के साथ में धारण करने के साथ में इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर अर्थात मरने के बाद में ईश्वर के साथ में एकीभूत हो जाने के बाद पीर कहलाता है। पीर गुरु को भी कहा जाता है। साथियों बताना चाहूंगा औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब एक वक्त में 5 वक्त की नमाज अदा कर लेता था, जैसे नमाजे जोहर, नमाजे फजर, नमाजे मगरिब, नमाजे ईशा और नमाजे फजर आदि नमाजों को एक समय में ही वो
मतलब नमाजें पढ़ लेता था, जिसके कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का राज्य अभिषेक या फिर कार्यकाल देखे साथियों तो औरंगजेब का जो शासनकालीन समय है यह 1659 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी बताया जाता है। साथियों बात करते हैं औरंगजेब के जन्म के बारे में, तो बताना चाहूंगा औरंगजेब का जो जन्म है 3 नवंबर 1618 ईस्वी दोहर उज्जैन के अंदर इनका जन्म होना बताया जाता। हाँ, उज्जैन के अंदर साथियों में बताना चाहूंगा हिंदू धर्म से संबंधित एक और तथ्य, शिव का महाकालेश्वर मंदिर भी उज्जैन के अंदर स्थित है। बात करते हैं औरंगजेब के वास्तविक नाम की, तो औरंगजेब का जो वास्तविक नाम देखने को मिलता है इसे मुइजुद्दीन अहमद के नाम से जाना जाता था। मुइजुद्दीन अहमद के नाम से जाना जाता है क्योंकि औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद में आलमगीर की उपाधि अंगीकार की। आलमगीर का अर्थ क्या होता है साथियों, पूछा जा सकता है। तो आलमगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के विवाह के बारे में। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने एक से अधिक पत्नियां नहीं रखी थी। औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया बेगम के नाम से भी जाना जाता है, जो फारस राज घराने से संबंध रखती थी, उससे शादी होना बताया जाता है। शाहजहां के काल में औरंगजेब जो है इसको कौन सी अपॉर्चुनिटी सौंपी गई थी, तो बताना चाहूंगा साथियों शाहजहां के काल में औरंगजेब को नियुक्त किया गया था दक्षिण का सूबेदार, और दक्षिण का सूबेदार यहाँ रहते हुए उसकी जो राजधानी बताई जाती है औरंगाबाद। औरंगाबाद पड़ता है साथियों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में औरंगाबाद औरंगजेब की राजधानी बताई जाती है। अब हम बात करते हैं राज्य अभिषेक। औरंगजेब जो है इसने इसका जो राज्याभिषेक देखने को मिलता है यह आयोजित हुआ था 3 जून 1659 ईस्वी को। और राज्याभिषेक के ऊपर किन किन लोगों को इनविटेशन दिया गया है और कौन कौन सी चीजों का बहुमूल्य दान किया गया था, इन सब के ऊपर वर्णन करता है इतिहासकार मनुची। इतिहासकार मनुची ने अपने ग्रंथ द स्टोरी ऑफ मोगल नामक ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार। साथियों मैंने इसे आपको एक डायग्राम बनाकर समझाया है। साम्राज्य विस्तार की बात करें साथियों तो औरंगजेब जो है इसने अपना साम्राज्य उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में कावेरी तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में कावेरी तक। साथियों सवाल पूछा जा सकता है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, और ये त्रिम्बकम में स्थित है। बात करते हैं पश्चिम। औरंगजेब का जो साम्राज्य विस्तार यह पश्चिम में कांधार से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तृत रूप से फैला हुआ था। चूंकि दक्षिण को विजय करने के लिए औरंगजेब निरंतर 25 वर्षों तक प्रयासरत रहा, बिजी रहा है दक्षिण भारत को जीतने में, और मुगल काल के पतन के कारणों में से एक यह 25 वर्षों तक दक्षिण में बिजी होना बताया जाता है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के सैन्य अभियान। औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद में सबसे पहला जो सैन्य अभियान किया चटगांव, बंगाल जो बंगाल में पड़ता है चटगांव, यहाँ के विद्रोहियों को शांत किया। नंबर दो दूसरा जो विद्रोह किया गया था औरंगजेब के खिलाफ पुर्तगालियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, और यह बंगाल के पुर्तगालियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसे बड़ी निर्ममता से इसे दबा दिया गया। बात करते हैं आगे नंबर 3 जमरूद का युद्ध। औरंगजेब को जमरूद का युद्ध जो लड़ा गया है यह अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था सन 1671 ईस्वी में। जमरूद का एक किला भी बताया जाता है, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला। औरंगजेब का जो चौथा सैन्य अभियान है वो बताया जाता है आपके मराठों से संघर्ष। चूंकि औरंगजेब के सबसे जो घातक विरोधियों में से
सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली जो विरोधी बताया जाता है, जिसे द ग्रेट वॉरियर ऑफ शिवाजी के नाम से जाना जाता है। साथ ही बताना चाहूंगा, शिवाजी जो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे, इन्होंने हिंदू धर्म को और आगे तक पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र जो है इसमें सबसे बड़ा जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे गणपति पूजा के नाम से जाना जाता है। बताना चाहूंगा साथियों, शिवाजी जो है इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जो राजस्व आय है इसको बढ़ाने के लिए चौथ और सरदेश मुख नामक 2 कर को सुनियोजित किया गया था। शिवाजी ने अपने शासनकाल के अंदर कुल 35 किलों का निर्माण भी करवाया, इनमें से कुछ किलों को विजित कर भी करवाया था। चूंकि औरंगजेब को दक्षिण विजय करने के लिए शिवाजी को हराना बहुत ही जरूरी था, छुटपुट से इसके बीच में लड़ाइयां हुई, लेकिन कंडीशन ऐसे बने कि शिवाजी को इस संघर्ष में अब संधि का सहारा लेना पड़ा। चूंकि औरंगजेब की तरफ से इस संधि को नियोजित करवाने वाला था जयपुर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं साथियों। मिर्जा राजा जयसिंह जिसने अपने दरबार में 22 विद्वानों को शरण दे रखी थी, जिन्हें गंधर्व वायसी के नाम से जाना जाता था। इनमें से सबसे उत्कृष्ट कवि विद्वान बताया जाता है बिहारी। बिहारी जिसने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई नाम जो ये ग्रंथ है, इसमें टोटल 713 श्लोक बताए जाते हैं। बताया जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह अपने दरबार में जब बिहारी को बुलाता था और बिहारी के द्वारा जब श्लोक पेश किए जाते थे, तो हर एक श्लोक के ऊपर मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी नामक विद्वान को सोने की एक मोहर भेंट करता था। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इस संधि के अंदर बिचौली के रूप में काम किया। क्योंकि बताना चाहूंगा साथियों, जो ये पुरंदर की संधि हुई, जिसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है, और पुरंदर नामक जगह पर आयोजित की गई थी, जिसके कारण इसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की जो संधि है, इसके तहत जो नियमावली बनी है इन दोनों सेनाओं के बीच में, वो ये बनी कि शिवाजी जो है इस संधि के तहत अपने 35 जो जीते हुए दुर्ग हैं, उनमें से 23 दुर्ग जो हैं वो मुगलों को देने होंगे। सुरक्षा या सिक्योरिटी के तौर पर अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाना सुनियोजित किया गया था। और बहुत सारे जो इनकम यानी आय वाले जो क्षेत्र थे, राजस्व आय वाले, उन्हें औरंगजेब को देना पड़ा था। और औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी को दिल्ली दरबार में बुलाकर उन्हें जो सम्मानित लोगों की श्रेणी है, उनमें सबसे अंतिम श्रेणी में खड़ा करके रख दिया था। उस समय शिवाजी के मुंह से ये वचन निकला था कि युद्ध क्षेत्र में भागते हुए जसवंत सिंह जो आज मेरे से आगे खड़ा है, जिसने भागते हुए मुझे पीठ दिखाई थी, उस व्यक्ति को, भगोड़े को आज मुझसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में शिवाजी को अपमानजनक तौर तरीके से बुलाया गया और उनका अपमान किया गया। साथ ही इसी मुगल दरबार में शिवाजी को बंदी बना दिया गया और बंदी बनाकर इन्हें जयपुर हाउस में रखा गया, जहां पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही वापस फूलों की टोकरी में बिठाकर इन्हें वापस रिलीज करवाया गया था। तो कुछ सैन्य अभियानों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में, ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में। तो औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, साथ ही इसने बहुत सारे नए कार्य शुरू करवाए, कुछ कार्यों को पाबंद किया। जैसे शाही दरबार में औरंगजेब ने संगीत व नाच पर रोक लगा दी। साथ ही औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, जिसे तेग बहादुर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सिखों को बताया कि शस्त्रों के साथ में शस्त्र भी रखना बहुत जरूरी है, जिन्हें पंच ककारों में से एक बताया जाता है। थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा कि सिख जो होता है वो 5 पंच ककार धारण करता, क से केस, क से करड़ा, क से कच्छ, क से करपान और क से कंग। 5 प्रकार के जो ककार हैं वो सुनियोजित तौर से वो धारण करता था। तो सिखों के 9वें गुरु को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने अपने दरबार में झरोखा दर्शन, सार्वजनिक संगीत और बादशाह को सोने चांदी के सिक्कों से तोला जाना, जिसे तुल्लादान कहते हैं, और सिक्कों पर कलमा,
मुसलमान धर्म या मुस्लिम धर्म के अंदर जो कलमे बताए जाते हैं, पाक कलमे, उनमें अंतिम कलमा बताया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह, जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसकी जो डेथ बॉडी है उसके पास में उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए कलमा पढ़ा जाता है। तो सिखों पर कलमा खुदवाना सर्वदा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और भारत में मुहर्रम का ताजिया निकालने का जो रिवाज है औरंगजेब ने पाबंद कर दिया। तो सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के अंदर ताजिया निकालने का रिवाज सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो नाम आता है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी जिसने ताजी का प्रचलन भारत के अंदर शुरू करवाया था। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने कुछ कार्य अच्छे भी किए साथियों, जैसे औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सर्वदा पूर्णतः सती प्रथा के ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी। साथियों पूछा जा सकता है वह कौन सा विदेशी यूरोपियन इतिहासकार था जिसने सती प्रथा का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया? तो मैं ऑलरेडी साझा पढ़ाते समय उसका नाम बता चुका हूं, जिसे फ्रांसवा तेबर्नियर के नाम से जाना जाता है, जिसने जो ग्रंथ लिखा द ट्रैवल इन द मुगल एम्परर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को भिंगर अहमदनगर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अहमदनगर जो आपके बहमनी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, और इनका मकबरा जो है ये खुलदाबाद में बनाया गया, जो महाराष्ट्र में है। मुगल काल के अंदर जितने भी मकबरे देखने को मिलते हैं, चाहे मीनार युक्त हो या मीनार के रहित हो या फिर 2 गुंबदीय हो, 1 गुंबदीय हो, लेकिन इन सब से अलग जो हमें ये जो देखने को मिलता है खुलदाबाद महाराष्ट्र का जो मकबरा, इसमें साथ बताया जाता है कि औरंगजेब की इच्छा थी कि मेरे मकबरे के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाए, जैसा तैसा है वैसा बनाकर रख दिया जाए। तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिस बादशाह का मकबरा हमें देखने को मिलता है वो है आपके औरंगजेब। चूंकि औरंगजेब ने जो आपके शाही कोष है उसमें भी बहुत सारा पैसा मतलब इन्होंने जोड़ा था, ना कि इन्होंने खर्च करना ज्यादा तवज्जो दिया। आगे बढ़ते हैं मुगल काल के अंतिम बादशाह। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति है, उसमें हम बड़े पैमाने में पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में, जो मुगल काल का अंतिम बादशाह बताया जाता। लेकिन मुगल काल के जो प्रमुख बादशाह बताए जाते हैं, औरंगजेब के बाद में जो उत्तराधिकारी बने हैं, प्रमुख शासक बने हैं, कुछ मैं आपको संक्षिप्त रूप से ओरल में मौखिक रूप में मैं आपको समझा देता हूं। जो प्रमुख शासक हुए हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में जो बने हैं शासक, उनमें पहले जो शासक का नाम आता है जो औरंगजेब के बाद में शासक बना है, उसका नाम है साथियों बहादुर शाह प्रथम। चूंकि बताना चाहूंगा कि औरंगजेब तक ही सुनिश्चित तौर से बढ़ाया जाता है मुगल काल, उसके बाद में जितने भी बादशाह बनते हैं वो सारे अयोग्य, डरपोक, घृणित और रंगीले किस्म के बादशाह होने के कारण ऐतिहासिक जानकारी उनके नाम विस्तृत तौर पर देखी नहीं जाती है। पहला नाम बताना चाहूंगा, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी बना, बादशाह बना है बाद में, उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, जिसे बेखबर बादशाह के नाम से जाना जाता था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भजे टके शेर खाजा। उपयुक्त एक वक्तव्य किसके बारे में? बेखबर बादशाह अर्थात बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में जो शासक बनता है उसे जहांदार शाह के नाम से जाना जाता है, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। एक भी कार्य उसने सुनियोजित तरीके से नहीं किया, जिसके कारण उसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला जो बादशाह बनता है जिसे फर्रुखशियर के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर डरपोक किस्म का बादशाह था, जिसे घृणित काय के नाम से जाना जाता है। चूंकि फर्रुखशियर जो है इनके नाम एक उपलब्धि इन्होंने, उपलब्धि हम नहीं कह सकते, भारत की दुर्दशा कह सकते हैं, क्योंकि फर्रुखशियर ही वो बादशाह था जिसने अंग्रेजों को भारत में खुले तौर पर व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसे दस्तक प्रथा कहते हैं, जिसे फ्री ऑफ पास कहा जाता है। ये देने वाला फर्रुखशियर बताया जाता है। अगला जो शासक है उसे रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, जो लड़कियों के कपड़े, स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था। कई बार नग्न अवस्था में भी
दरबार में पहुंच जाता था और उसके बाद में अंतिम जो बादशाह देखने को मिलता है उसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर जो रंगीन मिजाज और शेर व शायरी के लिए जाना जाता है। एक दो शायरी में आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा साथियों। बहादुर शाह जफर जिसके समकालीन जो इतिहास पढ़ने को मिलता है वो है आपके 1857 की क्रांति के प्रमुख जो नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे बहादुर शाह जफर। इसके कारण इनको रंगून जेल भेज दिया गया था जहां पर इनका जीवन पर्यंत इनको वहीं रहना पड़ा और मरने के बाद में इन्हें वहीं दफना दिया गया, जिसके कारण बहादुर शाह जफर के जो वक्तव्य जो निकल कर सामने आए हैं, जो लिखे हैं बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर लिखते हैं कि ए जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे 2 गज जमीन ना मिली कुए यार में। कुए यार का मतलब होता है प्रेम का देश। ये जो शेरो शायरी काम करता था ये बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। अब हम साथियों मुगल वंश जो है, मुगल साम्राज्य जो है, इसके अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 5 से 7 बताया जाता है, जिसमें 2 प्रमुख अटैक आक्रमण देखने को हमें मिलते हैं। इनमें पहला जो कारण बताया जाता है वो है औरंगजेब की दक्षिण की नीति, जिसके कारण उत्तर भारत इनके हाथ से निकल गया। नंबर 2 राजपूत वर्ग की इनकी उपेक्षा करना। राजपूतों को हमेशा से ही इन्होंने ट्रेड किया है, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे राजनीति के मामले में हो, नीचा दिखाने का कार्य किया, धोखा किया इनके साथ में। इसलिए राजपूत वर्ग हमेशा मुगलों की उपेक्षा करता था। नंबर 3 उल्लेमा वर्ग का प्रभाव। उल्लेमा धार्मिक वर्ग के लोगों को कहा जाता है जिन्होंने षड्यंत्रों का केंद्र बना दिया था मुगल दरबार को, जिसमें ईरानी और तुर्रानी लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद में औरंगजेब की धार्मिक नीति में बताना चाहूंगा साथियों, भारत के अंदर जितनी भी टूटी फूटी जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी 40% मूर्तियों को तोड़ने का काम किसने किया? औरंगजेब ने किया, जो मुगल काल के पतन का कारण बनी थी। और 2 युद्ध पढ़ लेते हैं, बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलते हैं। पहला जो युद्ध है वो है नादिर शाह का आक्रमण और दूसरा है आपके अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह ने अटैक किया 1739 ईस्वी के अंदर और भारत को अच्छी तरह से लूटकर निकला था नादिर शाह। दूसरा अटैक अहमद शाह अब्दाली का, जो ईरान का बादशाह था, इसने अटैक किया 1761 ईस्वी में और दिल्ली को 57 दिनों तक लूटा गया था। दिल्ली की सड़कें पूरी की पूरी रक्त रंजित हो गई थी। साथियों विद्यार्थियों, अपना जो ये बोर्ड का जो पेपर होने वाला है इसमें अपने को 101% देना है, ऐसी आशा रखते हुए धन्यवाद।